हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये हम लोगों की जो क्लास चल रही है वो वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास जो है वो हम लोग चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग जैसे ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के MCQ जो हैं अगर वो भी उनमें भी कमी रहती है तो मैं आप लोगों को उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। और जब तक मतलब एग्ज़ाम है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए कि जिससे अगर मान लो कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो मैं आप लोगों को कम से कम कंटेंट तो डाल ही सकता हूं। तो उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। SP एजुकेशन करके जो ग्रुप है उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। झारखंड वाले में आप लोगों को नहीं ज्वाइन होना है। अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये जो क्लास है ये इस क्लास नंबर हम लोगों की 7 रहने वाली है। अब रहा कि क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को MCQ टाइप में क्वेश्चन है, लेकिन कुछ जो है डिटेल में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि इंग्लिश में भी बताइए, तो मैंने इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने आप लोगों को बोथ लैंग्वेज में लिए हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और रहा कमेंट के रिप्लाई की बात, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप लोगों के अगर कमेंट कोई होते हैं तो यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो रिप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने एक बना रखा है कि मैं जितने भी डाउट हो सकते हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए जिससे मैं अपने चैनल को थोड़ा सा और ग्रो कर सकूं, और आप लोग शेयर कीजिए इसको। ये हम लोगों का याद रखिए कि फाइनल अकाउंट जो है वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। तो मुझे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे लगभग हम लोग करने वाले हैं 30 से 40 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के करने वाले हैं। रॉयल्टी के देखा था आप लोगों ने 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन किए थे, ब्रांच के मैंने किए थे 35-40। तो इस प्रकार से हम लोग 25-30 सब में चल रहे हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट में लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन में हम लोग चलने वाले हैं। और भी अगर आप लोग मांगते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ, चाहे किसी भी तरीके से। पार्ट 1 में हम लोग आज की बात करने वाले हैं, तो कुछ डिटेल में भी आप लोगों को क्लास मिलेंगी। और मैं रहा इंग्लिश में बात, तो इंग्लिश में भी आप लोगों को कुछ बातें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अपना माध्यम जो है वो हिंदी ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए सामने। अब देखो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को जो फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश एक ही विंडो पर सामने दिखना चाहिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है, पहले आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग SP एजुकेशन जो चैनल है अपना उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अंतिम खातों का मुख्य उद्देश्य है। अंतिम जो खाते हम लोग बनाते हैं, फाइनल अकाउंटिंग बनाते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इज, क्या है। सबसे पहला है शुद्ध लाभ जानना। शुद्ध लाभ को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब कि हम लोग टू नो नेट प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पूंजी जानना। तो हम लोग टू नो, अगर हम लोग पूंजी की बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो टू नो कैपिटल, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं। तो टू नो कैपिटल, अगर हम लोग शुद्ध पूंजी जानना चाहते हैं या फिर बिक्री जानना चाहते हैं तो टू नो सेल, ठीक है। या फिर आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को भी लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया है तो मैं आप लोगों का ज़रूर ध्यान रखूँगा। तो टू नो फाइनेंशियल पोजीशन,
ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि अंतिम खातों का मुख्य उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये सभी आंसर सही हैं, उपयुक्त सभी भी ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं, लेकिन अंतिम खातों का ये पूछा गया है। देखो उद्देश्य अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। अंतिम खाते जो बताते हैं उनमें उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर है कि आर्थिक स्थिति जानना, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, तो अंतिम खातों का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिति को जानना। और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैलेंस शीट को जो हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो बैलेंस शीट को इंग्लिश में तो बैलेंस शीट ही कहते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इससे हम लोग हिंदी में स्थिति विवरण भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक स्थिति को जानना। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम खाते बनाने की तिथि है। अंतिम खाते जो बनाने, देखो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को सरल भी लग रहे हों, अगली जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे तो हो सकता है कि इंग्लिश में ऑप्शन ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऑप्शन हो सकता है इंग्लिश में ना हो, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल की बात भी करेंगे। अंतिम खाते बनाने की तिथि है। अंतिम खाता हम लोग सामान्यतः कब बनाते हैं, तो लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। हम लोग अंतिम खाते कब बनाते हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महीने के अंत में बनाते हैं, वर्ष के अंत में बनाते हैं, या फिर लेखांकन वर्ष के अंत में बनाते हैं। तो हम लोग 31 दिसंबर को बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ में बनाते हैं, हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में बनाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंतिम खाते बनाने की तिथि है। अंतिम खाते बनाने की तिथि जो है वो क्या है, तो हम लोग याद रखिए कि ये जो आंसर है, मतलब तिथियां जो होती हैं वो इन्होंने 2 प्रकार से अवधि को बांटा है। एक होती है कैलेंडर वर्ष और एक होता है वित्तीय वर्ष। जब डिटेल में बताएंगे तो आप लोगों को ये भी लिखवा देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंतिम खाते बनाने की जो तिथि है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर की हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कुछ बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि अंतिम खातों का आशय। अंतिम खाते जो हम लोग बनाते हैं इनका आशय क्या है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि कुछ बातें डिटेल में भी जाननी जरूरी होती हैं। कि अंतिम खाते जो बनाते हैं तो किसी पूर्व निश्चित तिथि को निर्धारित व्यापारिक वर्ष के समाप्त होने पर लाभ हानि तथा व्यापार को आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए तैयार किए गए जो खाते होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अंतिम खाते कहते हैं। और इन्हीं को हम लोग फाइनल अकाउंट इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। कि किसी पूर्व निश्चित तिथि को निर्धारित व्यापारिक वर्ष के समाप्त होने पर 31 मार्च को, या हो सकता है 31 दिसंबर को, हो सकता है किसी भी पूर्व निश्चित तिथि पर, हमने जो है लाभ हानि हम लोग क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट, अगर पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्यों बनाते हैं, तो याद रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग या तो हम लोग शुद्ध लाभ की जानकारी के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में नेट प्रॉफिट की जानकारी हो जाए हम लोगों को कि हम लोगों ने शुद्ध लाभ कितना कमाया है,
या फिर हम लोगों को हो सकता है कि लाभ ना होके हम लोगों को शुद्ध हानि हुई हो, तो हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हमें नेट लॉस, शुद्ध लॉस कितना हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाते हैं वो इनको पता करने के लिए बनाते हैं। लाभ हानि खाता जो है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को पता करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाती है कि लाभ हानि खाता और व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए तैयार किए गए जो अंतिम खाते जो बनाते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग अंतिम खाते कहते हैं और इन्हीं को फाइनल अकाउंटिंग कहते हैं। अब दूसरी बात जो लिखी हुई है, अगर हम लोग दूसरी बात की बात करते हैं कि अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य क्या हैं, तो मैंने बताया है कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उद्देश्य और एक होते हैं सहायक उद्देश्य। अब प्राथमिक उद्देश्य में क्या क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि प्राथमिक उद्देश्य में हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य में है कि लेखा वर्ष की समाप्ति पर लाभ हानि की जानकारी। तो सबसे पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो लाभ और हानि की जानकारी। प्रथम उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य में क्या है, इन खातों का बनाने का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि लाभ हानि की जानकारी। ठीक है, लेखा वर्ष के समाप्ति के बाद लाभ हानि की जानकारी। दूसरा, अगर हम लोग प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो दूसरा जो उद्देश्य है, अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो वर्ष के अंत में व्यापार की स्थिति कैसी है, पोजीशन। वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर व्यापार की पोजीशन, मतलब कि बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या है। अगर हम सहायक उद्देश्य की बात करते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य को प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहते हैं और सहायक उद्देश्य को अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी को अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सहायक को सब्सिडरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि सहायक उद्देश्य की, तो सहायक उद्देश्य में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। तो सहायक उद्देश्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिके हुए माल की लागत ज्ञात करना। क्या बात है, तो यहां पर इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। सहायक उद्देश्यों में क्या है, तो बिके हुए माल की लागत ज्ञात करना। बिके हुए माल की लागत ज्ञात करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है संपत्ति के दायित्वों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना। संपत्ति के दायित्वों में संपत्ति के दायित्वों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना। ये भी सहायक उद्देश्य है। सबसे पहला क्या था, तो पहला था बिके हुए माल की लागत ज्ञात करना। दूसरा है संपत्ति के दायित्वों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना। तीसरा है विनियोजित पूंजी तय करना। अब विनियोजित पूंजी तय करना तीसरा उद्देश्य हो गया। तो तीसरा उद्देश्य क्या है, विनियोजित पूंजी। और विनियोजित पूंजी का मतलब होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी का मतलब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की गई है। विनियोजित पूंजी ज्ञात करना, विनियोजित पूंजी
ज्ञात करना। विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं, तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में अगर बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर आ जाता है। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछा जाता है तो आप लोग भी बता सकते हैं आराम से, और कोई दिक्कत की बात नहीं है कि प्राथमिक उद्देश्य अगर पूछे जाते हैं तो लाभानी ज्ञात करना और वर्ष के अंत में व्यापार की स्थिति ज्ञात करना। तो ये प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्यों में ये सारे के सारे उद्देश्य आ जाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करना, बिके हुए माल की लागत ज्ञात करना, इसको हम लोग बोलते हैं कि बिके हुए माल की लागत को बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस प्रकार से आता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों को डिटेल नहीं बताता कि आप लोगों के पास जो है मतलब कि टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और हम लोग प्रैक्टिस कम कर पाते हैं। ये मत सोचिए कि हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। डिटेल में अगर करने को अगर हम लोग बैठ गए ना तो हम लोग पूरा बताते हैं, पूरा। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस अगर हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये सारा का सारा काम जो होता है अगर देखा जाता है तो ये सारा का सारा काम हम लोग किस में करते हैं, तो ये सारा का सारा हम लोग काम व्यापार खाते में करते हैं। और व्यापार खाते को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यापार खाते को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इंग्लिश की आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं कि निर्माणी खाता, अब निर्माणी खाता क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसे कहते हैं। अगर निर्माण वाली संस्थाएं होती हैं, निर्माण जो संबंधी जो काम करती हैं, उनकी दशा में अगर हम लोग अंतिम खाते बनाने में कौन कौन से खाते आते हैं, तो देखो अंतिम खाते बनाने में 2 प्रकार के खाते होते हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। लेकिन अगर निर्माण वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके पास 4 प्रकार के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, इन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, इन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन्हें कहते हैं व्यापार खाता को ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चिट्ठा को कहते हैं बैलेंस शीट। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम लोगों ने बता दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और लाभानी खाता और चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट। निर्माणी संस्थाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार के जो अंतिम खाते बनाती हैं और ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार के खाते बनते हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। लेकिन अगर निर्माणी संस्था के बारे में पूछा जाता है और अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, पहली बात तो ऑप्शन में नहीं होगा, अगर पूछा जाता है तो वो भी देखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं व्यापार खाता, व्यापार खाता क्या है, तो व्यापार खाता जो है हम लोग क्यों बनाते हैं, तो व्यापार खाता लिखा हुआ है कि व्यापारिक खाता वह खाता है जो सकल लाभ, अब सकल लाभ हो या सकल हानि हो, सकल लाभ भी हो सकता है और सकल हानि भी हो सकती है। तो सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अब जो व्यापारिक खाता जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किसके लिए बनाते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट भी हो सकता है और ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो व्यापारिक खाता क्यों बनाते हैं, तो व्यापारिक खाता वह खाता है जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 को पढ़ते हैं, 3 को पढ़ते हैं, 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अंतिम खाते, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अंतिम खाते हैं। अंतिम खाते में कौन कौन से खाते होते हैं? सबसे पहला लिखा हुआ है कि अंतिम खाते में सिर्फ खाते होते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है कि विवरण होते हैं, या फिर इसमें अंतिम खातों में खाते होते हैं और विवरण भी होते हैं, या फिर यहाँ पर खाता वही होती है, खाता वही होती है। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। तब लिखा हुआ है कि फाइनल अकाउंट इज मतलब कि फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या शामिल करते हैं? सिर्फ अकाउंट होते हैं, या फिर स्टेटमेंट होते हैं, अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों होते हैं, या फिर लेजर होते हैं। लेजर जिसे हम लोग खाता बही कहते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसमें क्या क्या बातें होती हैं, तो इनमें दोनों बातें होती हैं। इसमें अकाउंट भी होते हैं और स्टेटमेंट भी होते हैं। ये देखिए, ठीक है, अकाउंट भी होते हैं और स्टेटमेंट भी। मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों ने कमेंट किया था। बात करते हैं हम लोग तीसरे के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की। और चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चौथे क्वेश्चन के बाद फिर से हम लोग डिटेल करेंगे, थोड़ी सी डिटेल करेंगे। चौथे में लिखा हुआ है कि व्यापारिक खाता को बनाने का उद्देश्य है। व्यापारिक खाते को देखो यहाँ पर पूछ दिया ना कि व्यापारिक खाता जो है वो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य तो दो होते हैं, एक होता है सहायक उद्देश्य और एक होता है हम लोगों का, एक होता है मुख्य प्राइमरी उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य। तो व्यापारिक खाता हम लोग किस लिए बनाते हैं? व्यापारिक खाता हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट? तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम लोगों को पता चल सकता है, या फिर ग्रॉस लॉस को पता करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध क्रय जानने के लिए, बिल्कुल नहीं। शुद्ध विक्रय जानने के लिए, बिल्कुल नहीं। बिक्री की लागत जानने के लिए, बिल्कुल नहीं। सकल लाभ और सकल लाभ और हानि, यहाँ पर लिखा हुआ है टू, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखे होता है कि दो ऑप्शन, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है, और ये नीचे वाला, ये दोनों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं शुद्ध क्रय जानने के लिए, टू नो नेट प्रॉफिट, नेट परचेज जानने के लिए, टू नो नेट सेल, और तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि टू नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर। सॉरी, इस यहाँ पे तो है नहीं, तो हम लोगों को यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, माफ़ी चाहते हैं। इसमें व्यापारिक खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ हानि, सकल लाभ हानि जानने के लिए, या फिर अगर पूछा जाता है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ी सी डिटेल और करेंगे क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को डिटेल भी कराता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं लाभ हानि की, लाभ हानि जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाभ हानि। अब लाभ हानि की हम लोग बात करते हैं तो लाभ हानि खाते का जो आशय है, लिखा हुआ है कि लाभ हानि खाते का आशय उस खाते से है जिसमें समस्त आय और समस्त व्यय एकत्रित किए जाते हैं। मतलब कि एक लाभ हानि जो खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो जिसमें ऑल द इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस जो कलेक्शन किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, जिससे आय की व्यय या व्यय की आय से अधिकता की जानकारी जो है वो हम लोग जानी जा सकती है। मतलब कि जो आय ज़्यादा है या व्यय ज़्यादा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लाभ हानि का मतलब होता है, लाभ हानि खाते जो बनाते हैं हम लोग, लाभ हानि खाते से आशय उस खाते से है जिसमें समस्त आय और समस्त व्यय हम लोग एकत्रित किए जाते हैं, जिससे आय की व्यय पर आधिक्य है या फिर व्यय की आय पर आधिक्य है।
मतलब कि कौन किस पर ओवर है, मतलब कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है या फिर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है, तो किस प्रकार से है। तो इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हम लोग उसके लिए हम लोग लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि लाभ हानि खाते के लाभ जो हैं वो मुख्य बताइए। लाभ हानि खाते के जो लाभ हैं, अगर हम लोग बात करते हैं लाभ की, पहला लाभ है कि शुद्ध परिणामों की जानकारी हमें मिल सकती है, कि नेट जो हम लोगों को परिणाम है, रिजल्ट हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुलना करने में सहायता होती है। तुलना का मतलब होता है कि हम लोग तुलना भी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2000 मान लो 2020 में हमने प्रॉफिट कमाया था और यही इन्हीं खर्चों से कमाया था कि खर्चे कुछ अलग हुए हैं 2020 में और 2021 में हम लोग तुलना करना चाहें कि मान लो 2020 में हम लोगों को 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन और 21 में हम लोगों को 15 हुआ था, मान लो अब घटा है, ठीक है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन पिछली साल की अपेक्षा कम हुआ है, तो हम लोग तुलना भी कर सकते हैं। तुलना करने में सहायता होती है। खर्चों में मितव्ययिता होती है। अब मान लो हम लोगों को 20,000 पिछली साल मैंने कमाए थे, इस साल मैंने वही प्रॉफिट से उन्हीं खर्चों से 15,000 कमाए हैं, तो पक्का हम लोगों ने कुछ खर्चे जो हैं वो ज़्यादा कर दिए होंगे, तो उनको हम लोग कम करेंगे। चिट्ठा बनाने में सहायक होता है। तो लाभ हानि खाता जो है वो सबसे मेन जो अगर हम लोग बात करते हैं तो चिट्ठा बनाने में सहायता है, सहायता मतलब कि सहायक होता है, तो इसको याद रखिए आप लोग। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को ये कुछ बातें भी बताता चलता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर हम लोग बात करते हैं कि शुद्ध क्रय, शुद्ध क्रय का मतलब होता है नेट परचेज। नेट परचेज शब्द के अंतर्गत आता है, शुद्ध क्रय शब्द के अंतर्गत आता है। नगद क्रय केवल, उधार क्रय, या फिर नगद और उधार क्रय, या फिर नगद और उधार क्रय घटाव के साथ हमें क्रय वापसी। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द टर्म नेट परचेज इंक्लूड, केवल हम लोग कैश परचेज को इसमें शामिल करते हैं, क्रेडिट परचेज को शामिल करते हैं, कि कैश एंड क्रेडिट परचेज दोनों को शामिल करते हैं, कि कैश एंड क्रेडिट परचेज लेस करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न को। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग पूछते हैं कि नेट परचेज, नेट परचेज अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट परचेज हम लोग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कैश परचेज प्लस करेंगे टोटल क्रेडिट परचेज और माइनस करेंगे, जिसमें लेस करेंगे, और लेस क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहीं पर लिखते हैं तो लेस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, तो परचेज रिटर्न को हम लोग माइनस करेंगे। नेट परचेज निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि शुद्ध क्रय, अब शुद्ध क्रय जो है वो शुद्ध क्रय अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए कि कुल नगद खरीद प्लस में कुल उधार खरीद और माइनस करेंगे हम लोग क्रय वापसी को। खरीद को हम लोग क्रय भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखिए कि हम लोग इसका जो सही आंसर है कि शुद्ध क्रय का मतलब होता है नेट, और नेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने पहले ही बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि शुद्ध विक्रय में सम्मिलित है। शुद्ध विक्रय में अगर हम लोग बात करते हैं तो नगद विक्रय, उधार विक्रय, नगद और उधार दोनों, या फिर नगद और उधार बिक्री, और घटाव करेंगे हम लोग, उसमें घटाएंगे विक्रय वापसी को। तो बिल्कुल जो अभी समझाया है बस उसकी जगह परचेज की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, परचेज की जगह हम लोग सेल लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नेट सेल इंक्लूडिंग। तो नेट सेल इंक्लूड में हम लोग क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से अभी आप लोगों को सरल लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। अगली बार जब हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे ना तो आप लोगों को कुछ कठिन क्वेश्चन भी लाएंगे। 30 क्वेश्चन लगभग में 35 क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 की बात करते हैं तो 7 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि तलपट में जो अंतिम रहतिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, को दिखाया जा रहा है। तलपट में अगर अंतिम रहतिया दिखाया जा रहा है तो इसे अंतिम खाते में दिखाते हैं। तो इसे अंतिम खाते में हम लोग किस खाते में दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठा में दिखाएंगे, लाभ हानि खाते में दिखाएंगे, व्यापार खाते में दिखाएंगे, या फिर व्यापारिक और आर्थिक चिट्ठा दोनों में दिखाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तक अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में कि क्लोजिंग स्टॉक इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज शो इन फाइनल अकाउंट, हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, इन बैलेंस शीट में, केवल बैलेंस शीट में शो करेंगे, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिखाएंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट में, या ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे। तो अगर तलपट के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसको सिर्फ हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो उसको सिर्फ हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने कुछ बातें और लिखी रखी हैं कि संपत्तियां और दायित्वों का वर्गीकरण अगर हम लोग करते हैं तो संपत्तियों को अगर हम लोग एसेट्स को क्लासीफाई करते हैं और दायित्वों को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किन कौन सी संपत्तियां होती हैं। जब मैं आप लोगों को अगली क्लास भी बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्थायी संपत्ति में हम लोग अगर बात करते हैं तो संपत्तियों का वर्गीकरण अगर हम लोग करते हैं तो संपत्तियों का वर्गीकरण जो है वो स्थायी संपत्ति में होता है। प्रथम जो है वो स्थायी संपत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कह सकते हैं। दूसरा जो अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन किया है तो दूसरा जो है वो उसे हम लोग करंट एसेट्स कह सकते हैं। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में जैसे हम लोगों को कोई मशीन हो गई, मशीन हो गई, भवन हो गया, भवन मतलब बिल्डिंग, जैसे ठीक है, मशीन को मशीन, भवन को बिल्डिंग बोल सकते हैं। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी संपत्तियां होती हैं जो फिक्स एसेट्स में आती हैं। करंट एसेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट एसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको हम लोग बातें करेंगे कि किस प्रकार से स्थायी संपत्तियों को स्थायी क्यों बोला जाता है, चालू संपत्तियों को चालू क्यों बोला जाता है, कितने पीरियड की बात होती है इसमें, ठीक है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। करंट एसेट्स में हम लोग जैसे मान लो कि डेप्टर्स हो गए, हमारे देनदार जिन्हें हम लोग आप लोग कहते हैं। अगर हम लोग कैश की बात करते हैं तो कैश भी हम लोगों का, रोकड़ जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो करंट एसेट्स में आती हैं। लिक्विड एसेट्स भी होती हैं जिसे तरल संपत्तियां कहते हैं। क्षयशील संपत्तियां जिसे हम लोग कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं। काल्पनिक संपत्तियां और भी होती हैं। अमूर्त संपत्तियां जिसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगली क्लास में जब आऊँगा तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये संपत्तियों की बात करते हैं और इनमें क्या क्या बातें आती हैं। हो सकता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स चाहिए और कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए योगदान करने की कोशिश करूँगा कि सारे बच्चे जो मतलब जितने भी बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनका सारा का सारा मतलब कि सभी का क्वालिफाई हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन होने को पता नहीं क्या हो। दायित्वों का वर्गीकरण, दायित्वों का वर्गीकरण अगर हम लोग लायबिलिटी का वर्गीकरण बढ़ते हैं, लायबिलिटीज़ का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होती हैं स्थायी संपत्तियां, दूसरी होती हैं चालू संपत्तियां और तीसरी होती हैं संभावित संपत्तियां। अब जो नीचे लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठा बनाने की आवश्यकता, आर्थिक चिट्ठा हम लोग क्यों बनाते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसके लिए हम लोग पहले जो लिखा हुआ है कि संपत्तियों के मूल्य का ज्ञान हम लोगों को मिल जाता है। जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उनका हमें
वैल्यू पता चल जाती है। दूसरा लिखा हुआ है कि दायित्वों की प्रकृति का हमें ज्ञान हो जाता है, जो लायबिलिटी है उनका हमें नेचर पता चल जाता है। और तीसरा लिखा हुआ है कि ऋणों के भुगतान की क्षमता का ज्ञान हो जाता है, कि ऋणों की क्षमता मतलब कि जो ऋण लिए हैं उनकी क्षमता हमें मालूम चल जाती है कि हम लोग उनका भुगतान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लाभदायकता का ज्ञान, हमें लाभदायकता का ज्ञान भी होता है। और तुलनात्मक अध्ययन संभव है, मतलब कि बैलेंस शीट से हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी इसका संभव होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो चिट्ठा जो है, बैलेंस शीट जो बनाने की आवश्यकता जो है क्यों महसूस हुई, तो इन सभी बातों को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को चिट्ठा बनाने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विक्रय बराबर होता है। विक्रय अगर हम लोग बराबर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए भी आप लोगों को दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग साझेदारी की बात करते हैं, मान लो कि ये क्वेश्चन हम लोगों का साझेदारी से आया, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे मान लो कि त्याग अनुपात, आप लोगों ने देखा होगा कि त्याग अनुपात से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। त्याग अनुपात जैसे सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं कि मान लो एक पार्टनर, दो पार्टनर हैं और उन्होंने तीसरे पार्टनर को एंट्री दी है और वो 1/4 भाग पाता है, तो बताइए कि नया अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लगाने को भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन लगाने को नहीं मिलते हैं ना, आप लोग लगाने ही क्वेश्चन को चले जाएं। थ्योरी के पार्ट ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि दोनों बातें हों, कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको लगा के भी जाइए, क्योंकि आप लोगों को त्याग अनुपात के बारे में आना चाहिए। ख्याति के बारे में पूछा जाता है कि ख्याति को जो निकालने की विधियां कितनी होती हैं, ख्याति में कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे मान लो कि ख्याति पूछा जाता है, मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। ख्याति के बाद अगर हम लोग करते हैं गुडविल को निकालने के तरीका पूछे जाते हैं, तरीके कितने होते हैं, गुडविल हम लोग किन प्रकार के निकाल सकते हैं। तो बताया हुआ है कि हम लोग बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है एनओटी मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये सभी प्रकार के मेथड जो हैं वो मैंने कराए हुए हैं। गुडविल का प्रकार अगर पूछा जाता है कि गुडविल कितने प्रकार की होती है, मान लो एक होती है चूहा के प्रकार की, एक होती है खरगोश, एक होती है हम लोगों की कुत्ता। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गुडविल अच्छी होती है, इन सभी में से कौन सी गुडविल का जो नेचर होता है, किस प्रकार की गुडविल का जो नेचर होता है वो अच्छा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए, सभी पर ध्यान दीजिए आप लोग। कॉर्पोरेट अकाउंट में ख्याति जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, गुडविल। और साझेदारी में भी जो हम लोग जब इंटर में करते हैं, जब इंटर किया हुआ तब हम लोगों को पार्टनरशिप में गुडविल मिली होगी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। गुडविल से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है पिछली बार भी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, और क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की कि विक्रय बराबर होता है, विक्रय बराबर किसके होता है, विक्रित वस्तु की लागत। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है कि सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस करेंगे अगर ग्रॉस प्रॉफिट को तो हम लोगों का आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को तो हम लोगों का विक्रय के बराबर आ जाएगा। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यहाँ पर ये माइनस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का निशान लगा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का विक्रय आ जाएगा। या फिर नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया ही है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से एक बार करके देखिए कि किस प्रकार से बराबर है, ठीक है प्लीज़। अगर हम लोग बात करते हैं 8 नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की,
और 9 नंबर में, सॉरी एक सेकंड 9 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर में क्वेश्चन में कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया गया है। ये क्वेश्चन तो एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो तलपट के अगर अंदर था, वहाँ पर था अंदर, यहाँ पर है बाहर। अगर तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया गया है तो हम लोग अंतिम खातों में दिखाएंगे। तो हम लोग कहाँ कहाँ दिखाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट इज सो इन फाइनल अकाउंट। कहाँ पर शो करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर, तो अगर हम लोगों को अंदर दिया जाता है, अगर याद करिए, बात करिए कि अगर अंदर दिया जाता है तो सिर्फ कहाँ पर दिखाया जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में अगर पूछा जाता है कौन से पक्ष में, तो याद रखिए कि एसेट्स साइड में, एसेट्स साइड में। अगर बात करते हैं कि बाहर दिया गया है, अगर बात करते हैं बाहर, तो याद रखिए कि तो हम लोग लिखेंगे व्यापार खाता में, व्यापार खाता में लिखेंगे और प्लस में करेंगे आर्थिक चिट्ठा में, आर्थिक चिट्ठा में भी दिखाएंगे। अगर आउटसाइड में दिया है तो, अगर आउटसाइड में दिया है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और हम लोग बैलेंस शीट में भी उसको दिखाएंगे, दोनों जगह दिखाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि व्यापार के स्वामी ने व्यापार से माल लिया है, तो इसे हम लोग दिखाते हैं। तो इसे अगर व्यापार के स्वामी ने अगर रुपए लिए होते तो एक केस अलग है, ठीक है, तो ड्राइंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रय में से घटाकर दिखाएंगे, विक्रय में से घटाकर दिखाएंगे, लाभ में से घटाकर दिखाएंगे, या फिर व्यापार खाते के नाम भाग में डालेंगे। तो याद रखिए कि इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस हैज़ टेकन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, इट शो, कहाँ पर शो करेंगे, मतलब कि डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, या फिर डिडक्शन फ्रॉम द सेल, या फिर डिडक्शन फ्रॉम द प्रॉफिट, या फिर मतलब कि डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ पर दिखाएंगे। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि हम लोग कहाँ से घटाकर दिखाएंगे, हम लोग कहाँ में दिखाएंगे, क्रय में से हम लोग घटाकर दिखाते हैं उसको। व्यापार के स्वामी ने अगर माल लिया है तो हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, 2 में लिख देते हैं परचेज अकाउंट। अब आप लोग कहेंगे कि परचेज अकाउंट तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन इस केस में हम लोगों का परचेज क्रेडिट होगा, ठीक है, तो याद रखिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन कराई हैं। अगली क्लास में जब आएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ, कोई आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हिंदी इंग्लिश की बात नहीं होगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को दिखाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें और एसपी एजुकेशन चैनल जो अपना चैनल है उसको ज्वाइन करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि और भी बच्चे हैं उनको भी दिखाई दीजिए, क्योंकि सभी का मैं चाहता हूं कि सभी का क्वालिफाई हो जाए। लेकिन जब हम लोग एग्जाम की बात करेंगे तब की बात अलग है, ठीक है, तब हम लोग कंपटीशन करेंगे आपस में, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, तो और बस अपने एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।